गुज़िश्ता रोज़ कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपनी विज़िट वीज़ा पॉलिसी को रिवाइज़ किया और ये अश्योर किया कि अब वो किसी भी कैंडिडेट को ऑटोमेटिकली 10 साल का ऑटोमेटिक विज़िटर वीज़ा नहीं दिया करेगा और इसके अलावा वो इस चीज़ का भी मेक श्योर करेगा कि किस बंदे को कितनी वैलिडिटी का वीज़ा देना है। और इसके अलावा ये वीज़ा सिंगल एंट्री वीज़ा होना चाहिए या मल्टीपल एंट्री वीज़ा होना चाहिए। बड़ी चेंजेस विज़िटर वीज़ा के हवाले से आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे कैनेडियन गवर्नमेंट आने वाले वक्त में अपने मशहूर ज़माना ऑटोमेटिक 10 साला विजिट वीज़ा का अख्ताम कर रही है, जो कि अमेरिकन बेस्ड वीज़ा होता था और अब इसको वो कन्वर्ट करने जा रही है शेंगन बेस्ड सब्जेक्टिव वीज़ा में, जहां पे वीज़ा ऑफिसर्स ये मेक श्योर करेंगे किस बंदे को कितनी एंट्रीज और कितनी वैलिडिटी और ड्यूरेशन का वीज़ा देना है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में कनाडा की बहुत बड़ी अपडेट, जो कि बहुत सारे एप्लीकेंट्स को जो है मुतासर करेगी। आने वाले वक्त में आप लोग बहुत अरसे से सुन रहे होंगे कि कैनेडियन विजिटर वीज़ा ख़त्म होने जा रहा है। ऐसी कोई बिल्कुल बात नहीं है। कैनेडियन विजिट वीज़ा बिल्कुल भी ख़त्म नहीं किया जा रहा। सिर्फ जो चेंजेस बड़ी बड़ी की गई हैं उसमें सबसे बड़ी चेंज वो ये की गई है कि 10 साल का ऑटोमेटिक जो विजिटर वीज़ा होता था वैलिडिटी वाला, उसको ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा सिंगल और मल्टीपल एंट्रीज़, यानी एक बंदा कितनी बार कनाडा जा सकता है और वापस आ सकता है, इसका तयन भी अब अलग से किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि विजिटर वीज़ा की जो ड्यूरेशन हुआ करेगी वो किस पे डिपेंड किया करेगी। पहले ये होता था कि आपकी जो वीज़ा की वैलिडिटी होती थी मोस्टली उसको 10 साल तक इनिशियली डिफ़ॉल्ट दिया जाता था। उसके अलावा या फिर अगर आपकी जितनी पासपोर्ट की वैलिडिटी है या फिर बायोमेट्रिक्स की, इनमें जो भी पहले एक्सपायर हो जाए वीज़ा एक्सपायर हो जाता था। और मल्टीपल और सिंगल एंट्री जो है इसका कंसेप्ट नहीं था, स्ट्रेट वे जब चाहें जाएं जब चाहें आएँ। अब इसको चेंज किया गया है। अब सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा कैनेडियन गवर्नमेंट ने खुद ही अपने गाइडेंस नोट्स में बता दिया है किस बंदे को कितनी ड्यूरेशन का वीज़ा मिलेगा और किस बंदे को मल्टीपल या सिंगल एंट्री वीज़ा मिलेगा। सबसे पहले ड्यूरेशन की बात की जाए, ड्यूरेशन अब डिपेंड करेगी कि आपके कनाडा जाने का मकसद क्या है। सबसे पहले का कनाडा जाने का मकसद आपका फैमिली विजिट्स हैं कि आपने बार बार आना जाना है, या फिर इसके अलावा सिर्फ ये आपका पर्पस है कि कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसा टूर करने जा रहे हैं कनाडा का जो कि आपके एम्प्लॉयर के लिए है, सेल्स से रिलेटेड है और वन टाइम आपने वहाँ पे जाना है। और इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि आपके अपनी कंट्रीज़ के साथ कैसी टाइज़ हैं, कौन से ऐसे फैमिलीज़ या फिर फाइनेंशियल आपके जो है वो जिम्मेदारियाँ हैं जो आपको वापस अपनी कंट्री में लेके जाने पे मजबूर करेंगी। और इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि आपके जो ये टाइज़ हैं वक्त के साथ इवॉल्व भी होंगे या नहीं। ये दो चीज़ें मद्देनज़र रखी जाएंगी आपकी ड्यूरेशन को तय करने के लिए कनाडा के वीज़ा के लिए। अगर ये दो चीज़ें, इनमें से सबसे पहले ये साबित करता है कि बार बार आपको कनाडा आना जाना पड़ेगा, जैसा कि फैमिली विजिट होता है, बहुत क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स वहाँ पे रहते हैं और उनमें से अगर कोई शायद बीमार भी है, या फिर इसके अलावा आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट टाइज़ हैं अपनी कंट्रीज़ के साथ जो कि वक्त के साथ मज़ीद इवॉल्व भी हुआ करेंगी, तो फिर उसके लिए आपको ज़्यादा मुद्दत का वीज़ा जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है कैनेडियन इमिग्रेशन ऑफिस की जानिब से। और इसमें भी सबसे फाइनल अथॉरिटी जो है वो वीज़ा ऑफिसर खुद हुआ करेगा। अब बात की जाए सिंगल और मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है उसके बारे में तयन कैसे किया जाएगा। इसके बारे में तयन किया जाएगा जो वो 4 फैक्टर्स पे मुहित है। तो सबसे पहले पर्पस ऑफ विजिट को मद्देनजर रखा जाएगा। सबसे पहले क्या कोई बंदा सिर्फ एक बार कनाडा जाने के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहा है, जैसा कि कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना या फिर बिजनेस विजिट, या फिर इसके अलावा कोई ऐसा बंदा है जो कि फैमिली विजिट करना चाहता है और कोई उसका फैमिली मेम्बर बीमार है और उसको बार बार उसकी केयर के लिए या फिर बाकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कनाडा आना जाना पड़ेगा, या फिर ऐसा एप्लीकेंट जो कि शॉर्ट टाइम स्टूडेंट या फिर इसके अलावा वर्कर है और उसको एग्जाम्प्ट है हर दफ़ा परमिट अप्लाई करना, या फिर इसके अलावा कोई माइनर है और हर बार कनाडा आने के लिए उसको अपने जो गार्डियन है उसकी इजाज़त देना पड़ेगी या नहीं। इसके अलावा बात की जाए सेकंड नंबर पे आता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। यहाँ पे देखा जाएगा अगर कोई बंदा कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आ रहा है तो यहाँ पे देखा जाएगा कि क्या प्रीवियसली जो कॉन्फ्रेंस का खर्चा उठा रहा है बंदा, उसने माजी में भी बाकी अफराद के जब खर्चे उठाए कॉन्फ्रेंसेस के लिए तो रेगुलर बेसिस पे वो उनको सपोर्ट करता रहा बाकी विजिट्स के लिए भी या नहीं। इसके अलावा अगर आपके एम्प्लॉयर के लिए ये ज़रूरी होगा अगर आप उसके पास जा रहे हैं कोई बिजनेस मीटिंग अटेंड करने, तो आया माजी में भी वो
अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने स्ट्रॉन्ग रखता है और फ्यूचर में भी क्या उसके पास ये चीज़ अवेलेबल रहेगी ताकि वो आपके विजिट्स को बार बार स्पॉन्सर कर सके। इसके अलावा अगर आप लोग वीज़ा के तमाम एक्सपेंसेस खुद बेयर करते हैं तो देखा जाएगा कि क्या आपकी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो स्टेबल हैं, आपकी जो जॉब है या फिर बिज़नेस आपने शो किया है क्या उसकी इतनी वर्थ है कि अभी और आने वाले वक्त में भी वो इवॉल्व करता रहेगा और उसकी जो आमदन है वो स्टेबल रहेगी। अगर हाँ तो फिर इस सूरत में भी आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा देने के चांसेस ज़्यादा हैं। नंबर 3 पे आता है हेल्थ कंसिडरेशंस। क्या आपका मकसद कनाडा जाना सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप वहाँ जाके इलाज करवा सकें या फिर को आपको कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है जो कि दूसरे लोगों की खतरनाक हो, या फिर आप लोग कनाडा जाना चाहते हैं और आपको कोई बीमारी लायक है बड़े लेवल की, तो क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तमाम अखराजात को कवर करने के लिए जो कि कनाडा आने के बाद आपको उठाने पड़ सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 पे आते हैं अदर फैक्टर्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी फैमिलीज़ के साथ अपनी पाकिस्तान में या जहाँ से भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं टाइज़ कैसी हैं, स्ट्रॉन्गर टाइज़ हैं या नहीं, जो आपको मजबूर करेंगी अपने मुल्क में वापस जाने के लिए, ताकि आप एक दफ़ा आते हैं दोबारा वापस जा सकें और अगर दोबारा कनाडा आना पड़े तो फिर वापस भी जा सकें। तो इस सूरत में भी मल्टीपल एंट्री वीज़ा आपको अलाउ किया जा सकता है। इसी सब क्लॉज में नंबर 2 पे आता है क्या प्रीवियसली आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, पहले आप कहीं पे विज़िट कर चुके हैं और अगर हाँ कर चुके हैं तो क्या आपने पिछले किसी भी कंट्री जहाँ पे विज़िट किया वहाँ के वीज़ा रेगुलेशन का आपने ख्याल रखा और उनके जो भी कवानीन हैं उनको आपने अबाइड बाय किया है या नहीं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है एंड पे क्या माजी में आपको वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, अगर हाँ हुआ है तो उसके रीज़न्स क्या थे ये भी आपको बयान करने लाजमी होंगे। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो मैंने आपको बताई हैं जो कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने खुद ही बता दी हैं कि वो कैसे आपकी वीज़ा की ड्यूरेशन और इसके अलावा मल्टीपल एंट्री या सिंगल एंट्री को जो है आगे जाके देखा करेगा कि किस बंदे को कितनी ड्यूरेशन और कितनी मल्टीपल एंट्री या फिर सिंगल एंट्री का वीज़ा देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, इससे पहले ये वाज़े और 100% क्लियर नहीं थे। अब जब आप लोग वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको खुद ही से पता होगा कि आपके वीज़ा चांसेस कितने हैं। क्या आया आपका ट्रिप जो है आपको इस बात की इजाज़त देता है कि आप लोग अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज खुद से मैनेज कर पाएंगे, अगर कोई तीसरा बंदा कर रहा है तो वो क्या इतना स्टेबल है कनाडा में कि वो आपको ये तमाम अखराजात आपके उठाएगा और उसके अलावा उसको लीगल उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा कि क्या वाकई वो उसने जो कमाई की है वो लीगल ज़राए से हुई है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लस यानी बहुत सी चीज़ें भी देखी जाएँ तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी इंपॉर्टेंट है, माजी में वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या नहीं ये इंपॉर्टेंट है, और आपकी कंट्री टाइज़ जो कि फैमिली या फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की सूरत में हो सकती हैं। ये तमाम चीज़ें फ्यूचर में जाके बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगी। अब जब भी आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करेंगे विजिटर वीज़ा, तो कनाडा का विजिटर वीज़ा बंद नहीं हुआ, इस पे सिर्फ शिक लागू की गई हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं, और ये तमाम फैक्टर्स अब आपको मद्देनज़र रखेंगे जब भी आप फ्यूचर में कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई करेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कनाडा का फ्यूचर में विजिट वीज़ा अप्लाई करने का इरादा रखते हैं या नहीं, अगर हाँ तो कब, और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताएं कि फ्यूचर में मैं किस तरह की और वीडियो लेके आऊँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।